हरक सिंह रावत जी जहाँ से एक बार चुनाव जीत जाते हैं वो वहाँ से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। ये वाली कैबिनेट में जो है आधे से ज़्यादा मंत्री जो है कांग्रेसी थे, तो मिक्स गवर्नमेंट। सर अभी तक जो भी है उत्तराखंड में इतने सालों का इतिहास रहा है, उसमें जो है कौन सी पार्टी का कार्यकाल को आप बेहतर मानते हैं और किस मुख्यमंत्री को बेहतर मानते हैं? 5 साल तुम्हारी बारी, 5 साल हमारी बारी, और उन 5 साल में भी जो है 2.5 साल तुम्हारी बारी, 2.5 साल हमारी बारी। जनता जनार्दन के मन में क्या है ये तभी सामने आता है जब मतपेटियाँ खुलती हैं। कल और आज का दिन उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से काफ़ी हलचल भरा रहा और इनकी सभी हलचलों पर बातचीत करने के लिए पत्रकारिता परिवार के हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र डंडरियाल जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं उत्तराखंड की सियासत पर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर सबसे पहले तो थोड़ा आपका जो पत्रकारिता का सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। पिछले 15 सालों में उत्तराखंड की पत्रकारिता के लिहाज से हमने तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा और राजनीतिक चीज़ों को भी करीब से देखा। और उत्तराखंड बने 20 साल हो गए। 20 साल की राजनीति में उत्तराखंड में जो देखने में आया वो यही देखने में आया जो आज हो रहा है, यानी कि दल बदल। और 20 सालों में जिसकी भी सत्ता रही, सत्ता के साथ तो सब लोग रहे, उसके बाद जब सत्ता बदलने लगी तो लोग उनका साथ भी छोड़ गए। आपने देखा होगा कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत जो बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि झूठ मत बोलो, लेकिन जो राजनीति में देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि किस तरह नैतिकता का पतन हो रहा है, राजनीतिक नैतिकता का। कि आज हम कांग्रेस में हैं तो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, कल हम जब ये कहने लगते हैं कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा है और भाजपा में चले जाते हैं, या भाजपा में कहते हैं कि भाई भाजपा में मेरा दम घुट रहा है और कांग्रेस में चले जाते हैं। तो इस तरह का दल बदल का खेल ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। इससे प्रदेश के लोग भी अब चिंतित हैं कि भाई इस तरह की राजनीति से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। ये सब लोग एक मौकाप्रस्त लोग हैं जो सत्ता के साथ हैं, और सत्ता गई तो फिर ये भी सत्ता का साथ छोड़ देते हैं और उस जगह चले जाते हैं जहाँ इनको उम्मीद होती है कि यहाँ सत्ता करीब आने वाली है। सर ये आप हरक सिंह रावत की बात कर रहे हैं, तो सर जैसे शुरुआत से उनका जो बीजेपी से शुरुआत हुई, उसके बाद बसपा, फिर कांग्रेस के बाद फिर से बीजेपी के बाद अब फिर से जो है वो कांग्रेस में एक तरह से जाने की कोशिश में है। तो क्या लगता है, दल बदल कानून भी है हमारे पास, इतने सशक्त कानून होने के बावजूद भी, एक तरफ तो इतना सशक्त कानून है दल बदल कानून की, उसमें जो है पार्टी व्हिप से लेके और तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं, एक जो है इंडिविजुअल विधायक तक अपना वोट नहीं कर पाता है सदन में, और इतना सशक्त कानून होने के बावजूद भी फिर भी ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं वो कम नहीं हो पा रही हैं। क्या वजह है इसकी? हरक सिंह रावत जी जहाँ से एक बार चुनाव जीत जाते हैं वो वहाँ से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। और वो उनको इतना पता चल गया है, उत्तराखंड की इस जनता की उम्र दशा को भांप गए हैं कि 5 साल के कार्यकाल में नेता चाहे वो कितने ही दल बदल ले, लेकिन जनता अपना मन नहीं बदलती। क्योंकि जनता की एक मानसिकता है जो 5 साल के कार्यकाल में ये भूल जाती है कि उनके क्षेत्र में किए गए मतलब विकास कार्य हुए कि नहीं हुए, जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, वो इन सब चीज़ों को भूल जाती है और फिर अपनी ही पुरानी मानसिकता के चलते उस एक खांचे में बंद कर अपना वोट डालती है। अगर जनता भी इस पर विचार करे और ये देखे कि भाई 5 साल के कार्यकाल में जो हमसे वादे किए गए थे, जो हमसे बात कही गई थी, वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और उस आधार पे वोट करे, तब जाके इन चीज़ों पे रोक लगेगी। कहीं ना कहीं कहते हैं कि व्यक्ति भी अपने दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह की अगर राजनीति हो रही है प्रदेश में तो इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। जनता उन्हीं लोगों को दोबारा मौका दे देती है, ठीक है, जिनसे वो धोखा खा चुकी होती है। भाई अब अगर जनता अगर जागरूक हो और जनता इस चीज़ को समझे कि भाई ये सब नहीं चलना चाहिए, कि आप आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कल भाजपा में शामिल हो रहे हैं, फिर भाजपा को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस तरह का ही खेल चल रहा है प्रदेश में। इससे क्या हो रहा है कि लोग भी अब उकता गए हैं। अब इस समय जो लोगों की मानसिक स्थिति है वो लोग ये धारणा बना चुके हैं कि भाई
ये तो दोनों समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी भाजपा है और कौन सी पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि आधे जब सत्ता कांग्रेस के करीब होती है तो आधे भाजपा जो है कांग्रेसी बन जाते हैं, जब सत्ता जो है वो इधर भाजपा के करीब होती है तो आधे कांग्रेसी भाजपा ही बन जाते हैं। ये वाली कैबिनेट में जो है आधे से ज़्यादा मंत्री जो है कांग्रेसी थे, बस। तो मिक्स मिक्स गवर्नमेंट थी। हाँ, तो अब ये कहना है कि भाई भाजपा की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, ये बड़ा अजीब है। ये तो ये हो जा रहा है कि जब सत्ता आ रही है तो जिसकी आ रही है वो सब उसी वाली पार्टी वाले हो जा रहे हैं, और फिर उसके बाद पाला बदल का खेल चल तो रहा है सर आपको क्या लगता है, जैसे हरक सिंह रावत अभी कांग्रेस में हो सकता है जा सकते हैं, अभी शाम तक शायद इसकी घोषणा भी हो जाए और वो कह भी चुके हैं इस बात को, तो क्या लगता है कांग्रेस को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या तस्वीर देखो, होगी आगे? राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी शत्रु होता है, और राजनीति में मित्र तो कोई होता ही नहीं है और ना कोई दोस्त होता है। तो ये कहना, क्योंकि नैतिकता की अब बात ही नहीं रह गई, अब तो सत्ता की बात है, जैसे मिल जाए। ये नहीं के प्रकार सत्ता ही जो है वो एक नेता का लक्ष्य होता है कि भाई हमें मिले। इसलिए अब ये, क्योंकि अभी फ़िलहाल दो ही पार्टियों का राज चला रहा है 20 साल से, भाजपा का और कांग्रेस का, और अब तक परिपाटी जो रही है 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, और जिसमें कि केवल एनडी तिवारी की सरकार रही जो पूरे 5 साल अकेले चली। बाकी सारी सरकारों में जो है वो मुख्यमंत्री बदलते रहे और इस तरह से सरकारें चलती रही। तो पूरी तरह से ये है कि जब नेताओं का ही नैतिक पतन हो चुका है, ठीक है, नेता ही जब अपनी उस पे बात पे कायम नहीं है, और कुछ पता नहीं है कि कल तक जो भाजपा में है वो कब कांग्रेस में शामिल हो जाए, तो इसलिए क्या विचारधारा की भी कोई बात नहीं रह गई। सिर्फ ये है कि टिकट ही लक्ष्य रह गया। अब 5 साल जो इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि भाई यहाँ से तो मुझे टिकट लड़ना नहीं है, तो मैं 5 साल सरकार जब पूरी हो जाएगी तब कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कौन सी जगह से लड़ूंगा, इन्हीं में उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, तो फिर जनता का क्या काम होगा। सर, इसका क्या मतलब, आप क्या साइकोलॉजी मानते हैं उनकी कि वो हर बार जो है एक नई सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या उनकी सोच हो सकती है? देखो, इसके पीछे सोच तो एक ही हो सकती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से भांप जाते हैं कि जिस जगह से वो अभी विधायक हैं 5 साल बाद उस जगह से उनको उम्मीद नहीं होती है दोबारा, यही एक चीज़ हो सकती है। काम नहीं करते हैं। अब काम का तो वही जाने खैर, पर ये ज़रूर है कि भाई 5 साल अगर हम किसी क्षेत्र के विधायक हैं, उस क्षेत्र में हमने काम किया है और हमें विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता हमें जो है अपना समर्थन देगी, तो फिर हम क्यों वो सीट छोड़ देते हैं दूसरा सर एक और छोड़ के जो है फिर दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें भी देखने को आती हैं। तो इसलिए है कि ये हो कि भाई अगर विश्वास हो कि भाई इस क्षेत्र की जनता हमें दोबारा वो देगी तो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से चल रही परिपाटी चली आ रही है कि स्थान बदल दो, सीट बदल दो, तो फिर उसको देख के तो ये लगता है कि भाई आप या तो आपको विश्वास नहीं है या तो आप भली बात ही जानते हैं कि भाई इससे सीट से मेरा जीतना मुश्किल है, इसलिए सीट बदल रहे हैं। सर अभी तक जो भी उत्तराखंड में इतने सालों का इतिहास रहा है, उसमें जो है कौन सी पार्टी का कार्यकाल को आप बेहतर मानते हैं और किस मुख्यमंत्री को बेहतर मानते हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड में किसी पार्टी का कार्यकाल बेहतर होता या जनता उत्तराखंड में किसी पार्टी के कार्यकाल को बेहतर मानती तो हर 5 साल में यहाँ सरकार नहीं बदलती जी और हर 5 साल में भाजपा कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बदलते। जी तो यहाँ जनता की तो बात छोड़िए, जब जिस पार्टी की सरकारें हैं वही पार्टी अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हो पाती है और मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो फिर ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनता कहाँ संतुष्ट होगी। तो सर रैंक वाइज आप जो है अब तक इतने मुख्यमंत्री रहे हैं, किसके कार्यकाल को सबसे बेहतर मानते हैं? देखिए, तमाम जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें कुछ ने अच्छे काम भी किए तो कुछ ने ख़राब काम भी किए, कुछ काम नहीं भी कर पाए। हर सरकार में होता है, जिसकी भी सरकार होती है तो वो कुछ काम ठीक कर जाते हैं, कुछ काम ख़राब करते हैं। कुछ सरकारों में अधिकारियों पे भी बात होती है कि उस सरकार में जिन अधिकारियों के हाथ में कमान है वो अधिकारी कैसे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। अगर वो उत्तराखंड की विकास की सोच रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं लेकर सरकार के सामने आते हैं, ऐसे प्रस्ताव लेकर आते हैं कि जिनसे प्रदेश का विकास होता है और उसमें जो है शासन और सत्ता दोनों का एक सेतु की तरह कार्य करके कुछ अच्छे कार्य भी किए जाते हैं। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि भाई अधिकारी की मंशा नहीं है और सरकार की कुछ योजना है, अधिकारी उसका क्रियान्वयन
ठीक ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, उसका पालन सही से नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर वो योजना भी जो है वो बेकार साबित हो जाती है। और अगर उत्तराखंड की जनता की बात करें कि कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल बेहतर रहा, तो अब तक ऐसा प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री अगर होता तो उनको दोबारा सीएम बनने का मौका मिलता, स्थायी रूप से वो सीएम बनते। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का उनका कार्यकाल होता। लेकिन क्योंकि किसी भी सरकार ने ऐसे कार्य ही नहीं किए कि उनको जो है जनता दोबारा मौका देती, तो इसलिए हुआ प्रदेश में हुआ कि 5 साल तुम्हारी बारी, 5 साल हमारी बारी, और उन 5 साल में भी जो है 2.5 साल तुम्हारी बारी, 2.5 साल हमारी बारी। तो इस तरह से यहाँ बंटवारा चला आ रहा है। और अब 20 साल बाद एक बार फिर उत्तराखंड जो है वो चुनाव के मुहावने पे है, विधानसभा चुनाव के। तो इस बार जनता ये सोचे कि उन्हें जो है फिर इस तरह की सरकार चाहिए जिसका अपना ही कोई ठिकाना ना हो, या अपने मुख्यमंत्री को ही ठिकाना ना हो, या फिर उन्हें स्थायी सरकार चाहिए। उनको सोचना होगा कि भाई हम आखिर आगे किस तरह का वो चाहते हैं। आगे 5 साल हम विकास के चाहते हैं, तो उन्हें जो है विकास के मुद्दे पर वोट देना पड़ेगा, या फिर उन्हें पता है कि भाई जो व्यक्ति 5 साल अभी इधर, 5 साल फिर किधर, कुछ पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है बचना चाहिए। तो सर क्या लगता है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है अभी तक कि सरकार दोबारा रिपीट हो, तो इस बार की क्या समीकरणें लगती हैं? दोबारा रिपीट होगी सरकार या फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन होता कि भाई हम अगले 5 साल दोबारा सत्ता में आएंगे, तो वो सीएम नहीं बदलते। 4 साल के 4.5 साल के कार्यकाल में सीएम बदलना पड़ा। यानी कि उनको खुद ये यकीन नहीं था कि भी आगे 4 साल, मतलब 5 साल हमारा क्या होगा। उसके बाद दूसरे बनाए, फिर तीसरे अब बनाए तो खुद ऐसे में जब पार्टी संगठन को ये विश्वास नहीं है कि भाई इन 5 सालों के कार्यकाल में हम दोबारा आएंगे, तो वो मुख्यमंत्री अदला बदला नहीं करती, और उनको विश्वास होता तो वो अपना चलते रहते। लेकिन जब खुद पार्टी को विश्वास नहीं, ऐसे में आम जनता को कैसे विश्वास होगा कि आगे 5 साल जो है दोबारा इनको मौका देना चाहिए। इस बार का जो कार्यकाल रहा उसमें 3 मुख्यमंत्री रहे। तीनों मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सीएम जो धामी हैं, उन्हें तो अभी उनका जो समीक्षा करना है वो शायद थोड़ा उचित ना हो, ये क्योंकि कम समय मिला। लेकिन उससे पहले के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या प्लस माइनस रहे दोनों? देखिए, उनके कार्यकाल में एक तो बहुत 4 साल तक यही चलता रहा कि वे कुछ मंत्रियों का विभागों को लेके, कुछ दायित्वधारियों के लेके, तमाम चीज़ों को लेके वो असमंजस में ही रहे ज़्यादातर। ठीक है, बाद में जो है वो देवस्थानम बोर्ड को लेके और कई चीज़ों को लेकर उनका चला, और उन्होंने अगर कार्य अच्छे किए होते तो पार्टी को उनको बदलना नहीं पड़ता। ठीक है, उनको जो है खुद जब पार्टी उनसे संतुष्ट नहीं थी, ठीक है, अब अगर वो जनता के हित में कार्य करते, जनहित में कार्य करते, कुछ किए भी होंगे, खैर उसकी गिनती तो घट बढ़ सकती है। लेकिन जब पार्टी को ही खुद ही लगा तो पार्टी ने खुद ही उनका चेहरा बदल दिया, उन्हें हटा दिया। अगर लगता पार्टी को कि नहीं भाई बेहतर काम हो रहा है, बेहतर जनता से संपर्क हो रहा है, बेहतर जनसंवाद हो रहा है, और जनता के बीच लोकप्रिय छवि बन रही है, तो उनको नहीं हटाते। लेकिन जब पार्टी संगठन ने खुद ही देखा हुआ कि भाई अलोकप्रिय छवि बन रही है, तो फिर उनको हटाना पड़ा और बदलाव करना पड़ा। तो इसलिए जो है अगर लोकप्रिय होते तो वो हटते नहीं, बने रहते। धामी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? धामी जी को क्या है कि बहुत कम, अभी 6 महीने का उनका कार्यकाल है, और 6 महीने के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ विवाद तो उठे ही है। कुछ बस जैसे भाई एक पत्र वायरल हुआ था इंटरनेट मीडिया पे, हमने भी देखा था। ठीक है, उस पत्र से थोड़ा चर्चा भी आया, उससे उनकी छवि पे भी असर पड़ा। और अभी क्या है कि चाहे हम विज्ञापनों के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन असली जो चीज़ होती है वो होती है जनता जनार्दन। और जनता जनार्दन के मन में क्या है ये तभी सामने आता है जब मतपेटियाँ खुलती हैं और चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। पहले से तो किसी भी तरह की कयासबाजी लगा ली जाती है, कई तरह के सर्वे आते हैं, कई तरह के विचार चलते हैं, लेकिन असली जो मतदाता है, जो मतदान करेगा और चौंकाने वाले परिणाम देगा, ये सभी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता प्रदेश में, तो फिर जो 5 साल सत्ता में रहते हैं वो सत्ता बदल जाती है, सुपड़ा साफ हो जाता है।
क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता कि क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि वो भी अंदाज़ा लगा पाते हैं बस। सर आपने ये कहा कि बातचीत में हमारे सामने आया कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से उकता चुकी है या उनके पास विकल्प नहीं है। तो अभी जो है एक आम आदमी पार्टी जो है एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। तमाम तमाम तरह की उन्होंने गारंटियाँ दी हैं। केजरीवाल जी आके हर बार कुछ ना कुछ नई गारंटी दे जाते हैं। तो क्या लगता है इन सब गारंटियों का प्रभाव पड़ेगा और क्या विकल्प के रूप में उभरने की कोई संभावनाएँ हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए, अगर अभी आपने देखा होगा, अगर आम आदमी पार्टी को नहीं लगता, आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय संयोजक हैं उनकी 2-3 रैलियां प्रदेश में हो चुकी हैं, हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून, और उन्होंने भी अपना कुछ सर्वे किया होगा या कुछ देखा होगा। तीसरी पार्टी प्रदेश में तभी आई जब उसको लगा कि इस प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा दो ही विकल्प लोगों के पास हैं। इसलिए उसने अपने आप को यहाँ पे खुद ही तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया है। और ये सही बात है कि जो व्यक्ति भाजपा से नाराज़ होगा, कांग्रेस से नाराज़ होगा, या दोनों ही दलों को नहीं चाहता होगा, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाएगा, या जो भी दल लड़े। इस बार सपा भी 30-35 सीटों पे नाम घोषित कर दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, किसी न किसी और जाएगा। दूसरी बात यह है कि फ्री गारंटी वाली जो योजना है, तो हो सकता है उससे लोग कुछ प्रभावित हो जाएं, क्योंकि जो बिजली के बिल में राहत चाहता है या कुछ और चीज़ों में राहत चाहता है, क्योंकि महंगाई का तो थोड़ा बहुत असर है ही, तो जा सकता है। लेकिन ये है कि इतना ज़रूर है, वो आम आदमी पार्टी भी समझ रही है कि कुछ जगह उसने जो है मान के चल रही है, वो अपनी जीत मान के चल रही है, और कुछ जगह जो है उनको फ़िलहाल उनका खाता खुलना मुश्किल है। खाता खुलना में मुश्किल है। नहीं, कुछ सीटों कुछ जगह तो है, क्योंकि नई नई पार्टी है, प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो अभी ऐसा चमत्कार तो होने वाला नहीं है दिल्ली की तर्ज पे कि एकदम से जो है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो दिखाएंगे कुछ सीटों। सर उत्तराखंड क्रांति दल की जो भूमिका उत्तराखंड आंदोलन में अग्रणी रही, मतलब एक तरह से राज्य आंदोलन को बढ़ावा देने वाली और राज्य को एक तरह से स्थापित करने वाली पार्टी रही है, उसके बावजूद भी उसकी इतना बुरा हश्र हो जाता है, हाशिए पर चल जाती है। क्या वजह है और क्या आगामी संभावनाएं हैं उसमें? यह है, अब आप देखिए कि अगर हरक सिंह रावत भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं तो हम बुरा नहीं मानते, लेकिन वही काम अगर उत्तराखंड क्रांति दल करे तो हम कहते हैं इसने ऐसा कर दिया। भाई, जो आज भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, वही उस टाइम पे उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। वो भी जो है भाजपा की सरकार आई तो भाजपा के साथ शामिल हो गई, तो उत्तराखंड के लोगों ने कह दिया देखो जी, उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो भाजपा में चले गए। तो आज ये भाजपा वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा में जा रहे हैं, ऐसे यूकेडी वाले भी भाजपा में चले गए, अब वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सवाल जो है वो, ये उंगली केवल उत्तराखंड क्रांति दल पे ही क्यों उठाई जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब इन दोनों दलों की तरफ हम उंगली नहीं उठाते कि भाई ये कल भाजपा में थे, आज कांग्रेस में आ गए, आज कांग्रेस में कल भाजपा में चले गए, तो हम उत्तराखंड क्रांति दल की ओर क्यों उंगली उठाते हैं कि भाई ये भाजपा में चले गए थे या सरकार में शामिल हो गए थे। उनको, वो भी एक राजनीतिक दल है और उनका भी अधिकार है कि वो भी गठबंधन की राजनीति में अपना शामिल हो सकते हैं जब ऐसी राजनीति चल रही हो। तो इसलिए एक छवि हम लोगों ने बना दी है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति कि भाई ये इस तरह से, जबकि है क्या कि भाई बाकी दलों की, भाजपा की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, वो दल मजबूत हो गए। उत्तराखंड क्रांति दल की वो सरकार में भले ही शामिल रहे भाजपा में, लेकिन वो अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए धन भी चाहिए होता है, और धन बल चाहिए, धन बल के आधार पर ही जो है संगठन को मजबूत किया जा सकता है। संगठन को खड़ा करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने राज्य गठन के बाद अपने संगठन को खड़ा करने पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीति पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। अगर वो उत्तराखंड बनने के बाद अपने संगठन को मजबूत करने में ध्यान देते तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती, लेकिन उन्होंने कभी संगठन मजबूत करने पे ध्यान दिया नहीं, और अपने जो है न ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता तैयार किए। अगर वो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा करते, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा करते, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, तो आज उत्तराखंड क्रांति दल एक मजबूत राजनीतिक विकल्प होता प्रदेश में। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन ये कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को समझेंगे और आगे आएंगे। सर अभी जो है हमारे पास जो समस्याएं हैं प्रमुख, बेरोजगारी, पलायन और स्वरोजगार का ना होना,
तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है और क्या संभावनाएं हैं, कितनी उम्मीद है आपको राजनीति से? अभी आप मैं आपको बताऊं, इन दिनों आप देहरादून में देख रहे होंगे, उत्तराखंड की राजधानी में पहाड़ी ढाबा, पहाड़ी होटल, पहाड़ी दुकान, पहाड़ी चावल, पहाड़ी ये ऐसी कई दुकानें आपने देहरादून में देखी होंगी, जिनकी दुकानों के बाहर पहाड़ी करके बोर्ड लगे हैं। आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उत्तराखंड में रोज़गार की स्थिति क्या है। अगर उत्तराखंड में रोज़गार की बेहतर स्थिति होती तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस तरह से एक के बाद एक जो पहाड़ी 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 नाम से होटल, ढाबे और दुकानें खुलती जा रही हैं। इसलिए खुल रही हैं क्योंकि भाई रोज़गार नहीं है। पहाड़ों में अगर रोज़गार होता तो ये दुकानें पहाड़ों में खुलती, या लेकिन क्योंकि रोज़गार है ही नहीं इसलिए दुकानें खुल रही हैं। एक सर राजधानी गैरसैंण का मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में रहता है, तो ये कहा जाता है कि अगर स्थायी राजधानी गैरसैंण में हो जाएगी तो वहाँ पे पहाड़ों में जो है रोजगार के संसाधन डेवलप होंगे। तो आप कितना इस बात से सहमत हैं? और अभी चूँकि जो है अगर राजधानी का मुद्दा केवल कई इनमें तर्क होते हैं कई लोगों के कि भाई कुछ लोग बोलते हैं जब इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया है देहरादून में तो अब वहाँ पे ले जाने का क्या औचित्य है, या फिर विकास का केवल मानक जो है पहाड़ में ही राजधानी होना है। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास जो सबसे बड़ी संपदा है वो है प्राकृतिक रूप से जो सौंदर्य उत्तराखंड को मिला है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, पूरी देश में सबसे अधिक जल भंडार हमारे पास है प्राकृतिक रूप से। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो था पर्यटन, लेकिन पर्यटन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आप देखते होंगे जब पर्यटन सीज़न होता है तो नैनीताल, मसूरी में जाम लग जाता है और बोर्ड लग जाते हैं सड़कों पे कि भाई नैनीताल फुल है, मसूरी फुल है। इसके अलावा और कई हिल स्टेशन हमारे पास हैं जहाँ जो है जो हमको विकसित करनी चाहिए, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पर्यटन अपने आप में यहाँ पे इतना बड़ा साधन है, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसकी थोड़ा सुविधाएं थोड़ा बढ़ानी पड़ेंगी। अब कई जगह होता क्या है, लोग बर्फ़बारी देखने के लिए आते हैं, पता चलता है कि सड़क बंद है, बर्फ़बारी से मार्ग बंद हो जाता है, लोग जा नहीं पाते। अगली सरकार से कितनी उम्मीद है कि क्या गैरसैंण बन पाएगी स्थायी राजधानी अगले कार्यकाल में? देखिए, गैरसैंण अगर राजधानी बनना होता तो शुरू में ही जब प्रदेश बना था तभी बन जाता। अब तो कोई हर जो भी दल है उनके लिए एक ऐसा विषय हो चुका है कि वो इस पर ना तो खुल के कुछ बोलते हैं ना खुल के विरोध करते हैं। अब आप लगा लीजिए, एक छोटे से प्रदेश में दो राजधानियाँ चल रही हैं, इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है। कोई कहता है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी, कोई कहता है ये बनाओ वो बनाओ, इस तरह से चलता रहता है। और इतना ज़रूर है कि जहाँ राजधानी होगी वहाँ सुविधाएं तो चाहिए, ठीक है, वहाँ एयरपोर्ट भी चाहिए, वहाँ रेलवे लाइन भी चाहिए, वहाँ तमाम बड़े होटल भी चाहिए, कई चीज़ें चाहिए। अब गैरसैंण में अगर राजधानी बनने के बाद उसको राजधानी के रूप में विकसित करने में कई साल लगेंगे, क्योंकि राजधानी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज यहाँ पे हमने टेंडर दिया, अगले दिन राजधानी बन गई और पूरा सेटअप खड़ा हो गया, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर भाजपा कांग्रेस जिनकी अभी तक सरकारें रही, अगर उनकी स्पष्ट मंशा होती गैरसैंण को राजधानी को लेके, तो वो अपने किसी न किसी कार्यकाल में पूरा सेटअप कर देते। लेकिन क्या है, हर कोई इसको आधा अधूरा करके चलता है। कोई कहता है ये ग्रीष्मकालीन कर दिए, कोई कहता है जिसमें इसका या कोई सत्र कर दिए, वह उसी से जो है टालते रहते हैं विषय को। अगर उनका वो होता तो टालते नहीं बल्कि घोषित करके दिखाते। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र डंडरियाल जी। आगे ऐसे ही और इंटरव्यूज़ हम लगातार करते रहेंगे। आप बने रहिए समय साक्ष्य के साथ। धन्यवाद।